दोस्तों, साइंस के अनुसार धरती का इतिहास बहुत पुराना है और साइंस के अनुसार हमारी धरती की उम्र लगभग 4.6 बिलियन ईयर है, जिस पे जीवन की शुरुआत 4 बिलियन ईयर पहले शुरू हो चुकी थी और पहला लाइफ फॉर्मेशन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के रूप में हुआ, सिमिलर टू बैक्टीरिया। 300 मिलियन पहले रेप्टाइल्स, 200 मिलियन पहले मैमल्स, 150 मिलियन पहले बर्ड और 65 मिलियन पहले डायनासोर्स, 2 मिलियन पहले होमो और 2 लाख साल पहले मॉडर्न ह्यूमन का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। साइंस में जब हम इन सब घटनाओं को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर एक सवाल आता है कि आखिर ये साइंटिस्ट लोग कैसे पता करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी साल पुरानी है। जब कोई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होती है तो चीज़ों की उम्र का पता करने के लिए हमें एक नाम सुनने को आता है और वह है रेडियो कार्बन डेटिंग। क्या है रेडियो कार्बन डेटिंग और ये कैसे काम करती है और ये कितना एक्यूरेट है, आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसके बारे में हम आमतौर पे न्यूज़ चैनल और मीडिया में सुनते और पढ़ते हैं, यह एक बहुत कारगर मेथड है जिसका इस्तेमाल हम ह्यूमन मेड आर्टिफैक्ट, फॉसिल, बायोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल की एज पता करने में सबसे ज़्यादा होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसी का एज हम पता कर सकते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड को साल 1949 में अमेरिकन साइंटिस्ट प्रोफेसर बिलियर्ड लिब्बी ने खोजा था। इस काम के लिए उनको बाद में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमें रेडियो एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है किसी भी एलिमेंट से लगातार एनर्जी का निकलना या एनर्जी का उत्सर्जित होना। आप स्कूल में पढ़े ही होंगे कि कोई भी एलिमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में एक ताकतवर फोर्स से बंधे रहते हैं और वहीं इलेक्ट्रॉन फ्री होकर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहता है। जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है वह बहुत कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किसी दूसरे न्यूक्लियस के साथ हो सकता है। जबकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड से बंधे होते हैं और उनके कारण यदि न्यूक्लियस को तोड़ना है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब कोई न्यूक्लियस टूटता है तो प्रोटॉन के नंबर के आधार पर न्यूक्लियस डिफरेंट एलिमेंट में बदल जाता है और ऐसे स्थिति में बहुत सारे एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं और इसी को हम आइसोटोप्स कहते हैं, जिनका न्यूक्लियस बहुत अनस्टेबल होता है और इन्हीं अनस्टेबिलिटी की वजह से एलिमेंट से बहुत सारी एनर्जी उत्सर्जित होती रहती है। मतलब उस एलिमेंट का धीरे धीरे कमज़ोर हो जाना, और हम इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। मतलब एनर्जी जब कमज़ोर होती जाएगी तो उसका जो भी एलिमेंट की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और ऐसे एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके होके एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में बदलने का जो रेट होता है वो एक फिक्स रेट होता है और इसे मेजर किया जा सकता है। और डीके होने के इस टाइम को हम एलिमेंट का हाफ लाइफ कहते हैं, हाफ लाइफ की तरह मापा जाता है। उन्हीं एलिमेंटों में से C14 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव डीके है और C14 जो है ओरिजिनल C12 का एक आइसोटोप्स है और इसका हाफ लाइफ 5730 साल है, जिसका यूज हम एज पता करने के लिए करते हैं। आइए देखते हैं कि C14 आता कहाँ से है। साइंस की नज़र में कार्बन ही काया है और शरीर भी है। हम इंसान ही नहीं बल्कि सारे जीव जंतु कार्बन से ही बने हैं। पृथ्वी पे ही नहीं बल्कि किसी भी ग्रह पे कार्बन के बिना जीवन असंभव है, जीवन संभव नहीं है। C14 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्रोडक्शन नेचर में नेचुरली होता रहता है। सूर्य से आने वाली कॉस्मिक रे जब पृथ्वी की ओर आती है तब ये पृथ्वी के बाहर ऊपर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराती हैं और ये रेज न्यूट्रॉन में बदल जाती हैं और ये न्यूट्रॉन एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन 14 से टकराती हैं। क्यों टकराती हैं? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये टकराने के बाद ये न्यूक्लियस को तोड़कर रेडियो एक्टिव कार्बन 14 में बदल जाती हैं।
और ये रेडियो एक्टिव कार्बन 14 एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, जो पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे अपने फूड और ग्रोथ के लिए एब्जॉर्ब करते हैं। जब एनिमल और ह्यूमन बींग्स इन पौधों को खाते हैं तो वो रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सभी जीवों में C14 का परसेंटेज उतना ही होता है जितना कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ये C14 तभी तक सेम है जब तक जीव जीवित हैं। कहने का मतलब है कि जब तक जीव पेड़ पौधे जीवित हैं तब तक एटमॉस्फेयर में और उनके अंदर जो C14 है वो सेम क्वांटिटी में, सेम परसेंटेज में होता है। जब एनिमल और ह्यूमन बीइंग मर जाते हैं तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स एटमॉस्फेयर से C14 लेना बंद कर देते हैं। तब घड़ी स्टार्ट होती है C14 के डिके होने की, क्योंकि C14 रेडियो एक्टिव है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जीव जंतु के मरते ही उसमें C14 की मात्रा में लगातार कमी होने लगती है। C14 की मात्रा में हुई इस कमी को यदि हम मेजर कर लें तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी बायोलॉजिकल रिमेन्स कितना पुराना है। हमारे एटमॉस्फेयर में C14 और C12 का रेशियो जो है वो फिक्स्ड है। कार्बन डेटिंग केवल उन वस्तुओं के लिए काम करती है जिसकी एज 50,000 साल तक पुरानी है, 50,000 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कार्बन डेटिंग का उपयोग आर्कियोलॉजिकल द्वारा पेड़ पौधों, जानवरों, लकड़ी और चमड़े से बनी मानव कलाकृतियों के अवशेषों का एज पता करने के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी बायोलॉजिकल रिमेन्स का एज पता करते हैं कि कितने साल पुराना है तो सबसे पहले साइंटिस्ट पता करते हैं कि बायोलॉजिकल रिमेन्स में C14 की मात्रा कितनी है और मात्रा के आधार पर ही पता करते हैं कि अवशेष कितने साल पुराना है। जैसे आपको पता है कार्बन 14 का हाफ लाइफ 5730 ईयर है, जिसका अर्थ है कि किसी जीव के मरने के 5730 वर्ष बाद उसमें कार्बन 14 के परमाणुओं की जो संख्या है वो आधा हो गई। इसी तरह किसी जीव जंतु के मरने के 11,460 साल बाद उसमें जो मूल कार्बन के परमाणुओं की जो संख्या है, जो क्वांटिटी है, वो 1/4 रह गई है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। साइंटिस्ट चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन आधारित रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकांश चट्टानें 50,000 साल से पुरानी होती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग हम सिर्फ 50,000 साल पुरानी वस्तु या थिंग्स का ही हम पता कर सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा पुरानी है तो हम कार्बन डेटिंग का उपयोग नहीं करते हैं। तो इनका उम्र या इनका एज पता करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम उनको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपको एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।